नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 16 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज पे दो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में। दोनों आर्टिकल्स की अगर बात करें तो एक तो रिलेटेड है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा जो हिजाब से संबंधित जो रूलिंग आई है उसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के खुद के स्टेटमेंट्स क्या हैं वो जानेंगे। और दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू मेडिकल डिवाइस ड्राफ्ट पॉलिसी कि इंडिया को मेडिकल डिवाइसेस के प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की हम सोच रहे हैं 2047 आते आते। तो ऐसे में क्या तो एम्स हैं, क्या तो टारगेट है, वो तो क्लियर हो गया। और इस पर्टिकुलर पॉलिसी के ड्राफ्ट में क्या प्रपोजल्स हैं। वैसे तो 25 मार्च तक कमेंट मांगे गए हैं, तो कमेंट आने से पहले गवर्नमेंट के द्वारा जो ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया, जो कच्चा चिट्ठा इस मेडिकल डिवाइस पॉलिसी का रिलीज़ किया गया है उसको हम समझेंगे। तो ये दो आर्टिकल्स हैं, पहले इन दो को देखेंगे फिर बाद में बची हुई न्यूज़ देख लेंगे। तो पहला जो कर्नाटक हाईकोर्ट का जो अभी डिसीजन आया है उसको स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। देखो, पिछले कुछ दशकों की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म खुद से डिटरमाइन की है दैट इज़ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, या फिर जिसको बोल सकते हैं एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन। इसका मतलब ये कि भाई किसी भी धर्म से संबंधित वो प्रक्रियाएं जो कि उस धर्म के लिए इंटैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो चीज़ें नहीं की गई तो धर्म के खिलाफ में कुछ आपकी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, जिसके बेसिस पे हो सकता है कि आपको रिलीजियस जो क्लैरिटी है या फिर जो भी इंडिविजुअल्स हो सकता है आपको पनिश करे, या फिर आपको अपने रिलीजन के साथ में यूँ लगे कि हमने कुछ गलत कर दिया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रैक्टिकल टेस्ट जो है एक तरीके से कि भाई किसी भी रिलीजन के संबंध में जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो कौन सी एसेंशियल है और कौन सी नॉन एसेंशियल है। तो ऐसे में एसेंशियलिटी टेस्ट का प्रोविज़न रखा गया है, और ये जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलेगा। इसका मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उनके बेसिस पे इनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ओके, अब देखो मुद्दा कब शुरू होता है। 7 जजेस की बेंच ने ये डॉक्ट्रिन शुरू किया था शिरूर मठ केस में। ये 1954 का केस है। केस का नाम पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो, द कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मेंद्रा तीर्थ स्वामियार और श्री शिरूर मठ 1954। तो इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे शिरूर मठ केस। इसमें ये डॉक्ट्रिन दिया था वो कि रिलीजन से संबंधित, रिलीजन का अगर आप डेफिनेशन दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि उस धर्म से संबंधित जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, वो उस रिलीजन की डेफिनेशन में आ जाएगी। एक तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि धर्म अगर बोला जा रहा है, किसी भी पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम के लिए धर्म नाम अगर लिया जा रहा है तो उस धर्म का मतलब हो गया उससे संबंधित जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, वो उसकी डेफिनेशन में आ गया ये चीज़। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जितनी भी सेक्युलर एक्टिविटीज़ हैं, दैट मीन्स आप रिलीजन को छोड़ करके जितनी भी धर्म से एसोसिएटेड ना है, तो उनमें आप देख सकते हो कि देखने वाली बात ये होती है कि वो एक्टिविटीज़ धर्म से संबंधित कितनी है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि ओरिजिनलिटी का मतलब कि जब धर्म शुरू हुआ था उस टाइम पर अगर देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जब रिलीजन स्टार्ट हुआ था या जो भी सेक्ट जिसकी बात हो रही है उसके रिलीजियस टेक्स्ट में क्या कोई एविडेंस दिए हुए हैं कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज या प्रैक्टिस है, ये उस पर टेक्स्ट के बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि एसेंशियल प्रैक्टिस है। या फिर ये कह सकते हैं कि जब रिलीजन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर क्या वो प्रैक्टिस की जाती थी। तो इन चीज़ों को प्रूव करने में अभी जो इंसिडेंट है, अभी का जो केस है, उसमें पिटिशनर्स हैं वो फेल हो गए। वैसे तो बोलने को तो एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जिस तरीके से जो एसेंशियलिटी का डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो यहाँ पर ये एक थियोलॉजिकल स्पेस है जहाँ पर धर्म से संबंधित बातचीत हो रही है, और वहाँ पर जुडिशरी अपनी तरफ से डिसाइड कर रही है कि किसी भी धर्म के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में थियोलॉजिकल स्पेस में जुडिशरी को नहीं आना चाहिए। ये क्रिटिसिज्म भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को देखने को मिला था। इसके आगे अगर देखें, इसके आगे सुप्रीम कोर्ट को का एक वर्डिक्ट और आता है 2004 में। आनंदा मार्गी जो है उनसे, उनकी जो एक प्रैक्टिस है तांडव, ठीक है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ये कहा था कि जी आप स्ट्रीट में जो तांडव डांस करते हो ये आप
का जो इंटीग्रल पार्ट है या फिर जो आपकी फेद है उसके साथ में जुड़ी हुई नहीं है, तो ऐसे में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी और इसको आप बंद करो, स्ट्रीट्स में पब्लिक ऑर्डर को इशू आता है। ठीक है, ऐसे में ये आर्ग्यूमेंट क्या था सुप्रीम कोर्ट का इसके पीछे कि आनंद मार्गी फेद है वो शुरू हुई थी 1955 में और ये तांडव डांस की जो प्रैक्टिस है ये अडॉप्ट हुई थी 1966 में। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ओरिजिनल नहीं है। इसका मतलब कि आनंद मार्गी फेद जो है उसमें ये जो तांडव डांस है ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। तो एक ये वर्डिक्ट भी आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। इसके आगे 2016 में इंडियन एयरफोर्स में एक इंडिविजुअल, ठीक है, जहां पर केस का नाम आप देख सकते हो मोहम्मद जुबैर कॉर्पोरल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक मुस्लिम एयरमैन को मतलब जॉब से निकालने को अप्रूवल दे दिया था, ये कह के कि भाई मुस्लिम मैन है और वो बियर्ड रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, इस चक्कर से। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो सिख इंडिविजुअल्स हैं, सिख धर्म को मानने वाले, वो लोग भी तो एयरफोर्स में अपॉइंट होते हैं पर उनके लिए कोई लगाम नहीं है बियर्ड पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई आपके रिलीजन में, मतलब इस्लामिज्म की अगर बात करें तो कोई बियर्ड रखे या ना रखे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई रखता है तो कोई इशू नहीं आ रहा इस्लाम की तरफ से, कोई नहीं रखता है तो कोई इशू नहीं आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो सिखिज्म में बोला बियर्ड रखना उनके धर्म की एक कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, इसके लिए सिख जो हैं उनके ऊपर वो चीज़ अप्लाई नहीं की जा सकती। देखो यहाँ पर हुज रिलीजन प्रोहिबिट द कटिंग ऑफ हेयर और हेयर ऑन शेविंग ऑफ फेस, दैट मीन्स चेहरे पे दाढ़ी रखना अगर किसी भी धर्म के द्वारा अलाउ, मतलब धर्म ये मैंडेट करता है कि रखनी ही पड़ेगी, तो बोलो उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो दाढ़ी करवा के आएँ। पर इस्लाम में बोले इस तरीके की प्रैक्टिसेस हैं वो एसेंशियल नहीं है, तो दाढ़ी कटवा के हो या फिर अगर दाढ़ी रखते हो तो आप एयरफोर्स को छोड़ दो। इस तरीके का वर्डिक्ट भी सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है। ऐसे ही अयोध्या एक्ट 1993 की अगर बात करें, 1993 का जो अयोध्या का जो केस था उससे संबंधित जो सुनवाइयां हुई है उसमें भी एसेंशियलिटी का एक मुद्दा आया। वो कैसे कि भाई इस्लाम में तो प्रेयर करने के लिए मॉस्क की जरूरत नहीं है, एक ओपन स्पेस में बैठकर भी आप जो है प्रेयर कर सकते हो। तो ऐसे में जो मॉस्क के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए जो जमीन चाहिए थी उसमें यह आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं कंसिडर किया गया था कि भाई मॉस्क के लिए तो जमीन की जरूरत है नहीं, ओपन स्पेस में भी आप अपनी नमाज है वो अदा कर सकते हो। पर दूसरी तरफ अगर देखें तो इन चीजों की वजह से कितनी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट होती रहती है। वैसे इन चीजों को फिर बाद में इतना रिकॉल नहीं किया गया था, पर एसेंशियलिटी का पॉइंट है वो क्या आ रहा है कि जब रिलीजन की ओरिजिनलिटी या फिर उस रिलीजन से संबंधित जो टेक्स्ट हैं, जैसे हम हिंदुइज्म की बात करें तो वेद हैं, श्रुतिज हैं, पुराण हैं, उनमें कहीं मेंशन है, या फिर जब रिलीजन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर क्या प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट थी, उन चीजों को देखा जाता है। तो ये है टेस्ट ऑफ एसेंशियलिटी, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए तो इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए अब हम कर्नाटक हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको समझते हैं, जिसमें मेन 4 क्वेश्चंस थे। उन चारों क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया है कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा, वो देखते हैं। तो ऐसे में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो हिजाब रूलिंग थी, जिसमें गवर्नमेंट ने हिजाब को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पहन के लड़कियों को एंट्री देने से मना किया था, उसी को अपहेल्ड कर दिया है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, उन चारों क्वेश्चन के आंसर अगर देखें तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि हिजाब या जो हेड स्कार्फ है, ठीक है, जो चेहरे पे ये पूरे हेड पे बांध करके फिर वो स्कूल में जाते हैं, या ये इस्लाम की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनके लिए क्या ये एसेंशियल प्रैक्टिस के तौर पे कंसिडर किया जाएगा आर्टिकल 25 में। दैट मीन्स राइट टू रिलीजन का ही क्या ये पार्ट है। तो कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई कुरान में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि हिजाब पहने बिना आप नहीं रह सकते। अगर हिजाब पहनो या ना पहनो आप इजीली रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटी का एक पेपर है, ठीक है ना, 2013 में जो पब्लिश हुआ था, जिसमें ये था कि भाई हिजाब जो है वो रिलीजन के लिए कोई रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, कोई चाहे तो किसी दूसरे धर्म के लोग भी हिजाब पहन सकते हैं। इन शॉर्ट ये बताया गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बोला ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, तो इसको आप इस आर्टिकल 25 के अंडर में नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि एसेंशियलिटी का जो डॉक्ट्रिन है वो पास नहीं कर रहा है, ठीक है। और कुरान में भी बोला इस तरीके का कोई प्रोविजन है नहीं। अब पेटिशनर्स हैं, उन्होंने इसके लिए कोई एविडेंस इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग कलेक्ट भी नहीं किए, तो ऐसे में ये बात कह दी गई। फिर दूसरी बात कि एक इंडिविजुअल का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। इसका मतलब कि
स्कूल ड्रेस जो है, मतलब आप जो पहन के जा रहे हो, जो आप दिखा रहे हो, जो आप लोगों को एक्सप्रेस कर रहे हो, वो चीज़, और एक आर्टिकल 21 के अंडर जो राइट टू प्रिवेसी है, इन दोनों के बारे में भी बोला ये कि भाई स्कूल यूनिफॉर्म अगर इम्पोज कर दी जाती है तो क्या एक इंडिविजुअल का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रिवेसी कहीं वायलेट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कोर्ट ने ये कह दिया कि यहां पर ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है, कारण कि स्कूल में जो ड्रेस अगर फिक्स की जाती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी लाने की बात की जा रही है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक सिमिलरिटी लाई जाए जिससे कि कोई गैप ना आए। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जितने भी एडवांस्ड कंट्रीज हैं उनके हिसाब से भी अगर देखें तो एक जनरल प्रिंसिपल है कि भाई स्कूल अथॉरिटीज हैं वो अपने हिसाब से ड्रेस कोड को रेगुलेट कर सकते हैं, और वही चीज अभी की गई है। तो ऐसे में कोई भी वायलेशन यहां पर हम नहीं देख सकते, क्योंकि यहां पर जो एजुकेशन का जो कहते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन ही डिसाइड करेगा। साथ में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत अगर ये चीजें बोली हुई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो उसी आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, और उसी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के तहत अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी ड्रेस कोड अगर डिक्लेयर करता है तो वो चीज माननी जरूरी होती है। इसके आगे अगर देखें, इसके आगे ये कि मान लो कुछ स्टूडेंट्स अगर हिजाब पहन के आते हैं तो वो अपने आप में सोशली सेपरेटनेस का फील करेंगे कि हाँ भाई क्लास में देखने को तो सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, पर कुछ बच्चों की अपीयरेंस है वो डिफरेंट है, बोलो वो सेपरेशन का काम कर देगी। फिर आर्ग्यूमेंट ये दे दिया गया कि भाई केंद्रीय विद्यालय में तो कोई यूनिफॉर्म की कोई हेडेक ही नहीं है, मतलब जो हिजाब है वो पहन के जा सकते हैं बच्चे। तब कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि भाई केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में चलने वाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि हम एक फेडरल कंट्री है तो फेडरल कंट्री में फेडरल यूनिट है स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने जुरिडिक्शन में कोई चीज फाइनलाइज करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा ये क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से ऑर्डर दिए थे 5 फरवरी को कि हाँ जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई हिजाब नहीं पहन के जाएगा, तो वो तो आर्टिकल 14 के अंडर जिसमें राइट टू इक्वालिटी और राइट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट, और उसमें आर्टिकल 15 जिसमें आप डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में राइट देते हो, तो क्या इसका वायलेशन नहीं था। तो गवर्नमेंट कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर डिक्लेयर किए थे वो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट ऑफ 1983 के तहत किए थे। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी एक्ट अवेलेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज कि यूनिटी और इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए अगर आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रोक सकते हो या फिर उनको आप कह सकते हो रेगुलेट कर सकते हो, तो उसके प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हिजाब पहन करके अगर बच्चे जाते हैं तो उसकी वजह से अगर कहीं पे भी कुछ गैप्स देखने को मिले एक अपीयरेंस में, स्टूडेंट्स को एक साथ देखें, तो बोलो उसको रोका जा सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा सरकार के द्वारा रोका जा सकता है। पर सवाल यह है कि एक चीज बताओ कि कोई बंदा अगर अपने चेहरे को, अपने फेस को या अपने हेड को कवर करके अगर पब्लिक प्लेस में जाए तो पब्लिक ऑर्डर कैसे मतलब पब्लिक ऑर्डर को कैसे बिगाड़ देगा। ये भी एक सवाल है कि भाई कोई कपड़े पहन के आ रहा है और वो अपना जो हेड स्कार्फ पहन के कोई लड़की अगर जा रही है तो वो कैसे पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ देगी। तो ऐसे में कोर्ट ने ये कह दिया कि आप लिटरल मीन पे मत जाओ, आप सेंस पे जाओ कि ओवरऑल जो है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी अपीयरेंस हो जाएगी, तो उसको हमें ठीक करना होगा। साथ में ये भी बोला कोर्ट ने इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए, आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन था कि नहीं, कि ये कि भाई ऑस्कर वेल्डे इनका एक कोट है कि हमेशा स्वर्ग है ना, उसमें भी हमेशा कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं और उनमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो बोला ऐसे ही कुछ ये प्रोविजंस हैं जिन पे हमें टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट करना होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन ये था कि भाई जो कॉलेज और स्कूल के लेक्चरर्स ने, जो कॉलेज और स्कूल के जो टीचर्स थे जिन्होंने उडुपी में स्टूडेंट्स को एंट्री से मना कर दिया था हिजाब पहन के जो भी आ रही थी, तो उनके खिलाफ में एक्शन होना चाहिए। तो कोर्ट ने ये कह दिया अपनी तरफ से कि टीचर और कॉलेज, टीचर जो हैं स्कूल या कॉलेज के, उन लोगों ने अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करते हुए काम किया है ना। तो इस केस में अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक्शन लेना चाहे दैट्स ओके, बाकी अगर उन्होंने अपने बिहाफ पे लिया होता तो एक बात अलग होती। पर अभी जो क्लैरिटी आ रही है वो ये कि 4 क्वेश्चन थे, चारों के चारों क्वेश्चंस को नेगेटिवली आंसर किया है हाई कोर्ट ने। अब देखो बोला ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में अपील जा रही है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ फाइनल वर्डिक्ट देगा, क्या रहता है इस पे इंटरप्रिटेशन क्या आता है वो देखते हैं। तो यहां तक का स्टेटस आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू मेडिकल डिवाइस ड्राफ्ट पॉलिसी।
देखो अभी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक मेडिकल डिवाइस ड्राफ्ट पॉलिसी है वो रिलीज की गई है, जिसमें मेन काम क्या है कि जो भी हम मेडिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनमें हम ज़्यादातर इंपोर्ट किया करते हैं, तो क्यों ना हम यहीं पर हमारा एक प्रोडक्शन है उसको राइज किया जा सके। तो इसके लिए कुछ टैक्स रिलीफ दी जाएगी, कुछ रीफंडिंग के प्रोविज़न किए जाएंगे, और कैसे भी करके हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को राइज करके एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, ये है मेन। ठीक है, तो ऐसे में हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स जो भी होंगे, जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो रही है, जहां पर पैसा ज़्यादा खर्च होता है, जहां पर पैसा ज़्यादा लग गया पर रिटर्न के चांसेस बहुत कम है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो इंडिया में जो सस्ते काम होते हैं ना, जैसे डिस्पोजेबल हो गए या फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो गई, जिसमें इन्वेस्टमेंट की माथापच्ची कम और रिटर्न के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो बोला अभी तक हमारे यहाँ पर हाई क्वालिटी हाई कॉस्ट वाले जो मेडिकल डिवाइसेज हैं उनके ऊपर हम रिसर्च भी नहीं कर रहे हैं और ना ही प्रोडक्शन हो रही है। गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि बोला हाई प्रोफाइल या हाई क्वालिटी के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेडिकल लाइन में जो यूज़ होते हैं उनका प्रोडक्शन हम खुद यहीं पे करें। मेन टारगेट ये है। इसके लिए एक तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे मान लो कोई भी अगर मान लो कि डिवाइस में कोई नया डिवाइस बनाना चाहता है, रिसर्च करना चाह रहा है, या फिर उसको लाइसेंस के लिए 10-10 जगहों पर अप्रूवल लेना पड़ता है कि हाँ जी मुझे ये लाइसेंस या इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ से लेना है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए उसका ज़मीन का कहीं और से लेना पड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें बोले एक जगह पे क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे में हर्डल्स हैं उनको रिड्यूस किया जा रहा है कि कैसे भी करके मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन को हम लोकली इंक्रीज करें। अब जो ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी है, इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल पॉलिसी फॉर मेडिकल डिवाइस 2022। अब 25 मार्च तक तो देखो रिकमेंडेशन मांगी गई है, बाकी आगे आ जाएगा फाइनल होके, तो फिलहाल तो कच्चा चिट्ठा है। अब ये देखो पॉलिसी किसके अंडर आएगी, ये इंप्लीमेंटेशन रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आती है। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि हेल्थ केयर सेक्टर में जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो तो सरकार अवेलेबल करा देगी, और रही सही में जो रिसर्च है अच्छी क्वालिटी का जो काम होना चाहिए वो प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टाइज का यूज किया जा पाएगा। साथ में एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है मेडिकल डिवाइसेस की, और अच्छी क्वालिटी के डिवाइसेस प्रोड्यूस करने के लिए इनोवेशन को इंक्रीज करना है। अब सवाल यह है कि हमें ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत क्यों थी। देखो आज जितने भी हम मेडिकल डिवाइसेस हमारे देश में बिकते हैं ना, उनमें से 80% तो हम इंपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना हम हमारे यहाँ पर डोमेस्टिकली अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करें जो कि सस्ते में और बढ़िया क्वालिटी के मिलेंगे, तो हम क्यों बाहर से मंगाई हुई चीज़ को खरीदेंगे। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, वो ये कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करेंगे। आने वाले 10 सालों में जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं ना मेडिकल डिवाइसेस को, उसका 30% तक हमें कम करना है। साथ में 2047 आते आते इंडिया को ग्लोबली टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स में से एक बना देना है। तो ये मेन टारगेट है इस पॉलिसी का। इसके आगे देखें, मेडिकल डिवाइस सेक्टर की बात करें तो मेडिकल डिवाइस सेक्टर अभी तक तो रेगुलेशन किसके अंडर हो रही है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940। फरवरी 2020 में ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि भाई हमारे यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस का रेगुलेशन उतना नहीं है जितना अच्छे से होना चाहिए। देखो जॉनसन एंड जॉनसन उन्होंने हिप ट्रांसप्लांट के लिए अपना एक मेडिकल डिवाइस लॉन्च किया था, और उसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानी हुई थी। वो कहीं ना कहीं ट्रांसप्लांटेशन हो गया, हड्डी का ट्रीटमेंट करके और वहाँ पर फिक्स कर दिया जॉनसन एंड जॉनसन का प्रोडक्ट। पता पड़ा कि वो अंदर ही अंदर खराब हो गया इंस्ट्रूमेंट, लोगों को दर्द हो रहा है, परेशान हो गए, वो सिस्टम ही पूरा फेल हो गया। तो इस तरीके से रेगुलेशन की कमी के चलते ये गड़बड़ हो गई। तो ऐसे में मेडिकल डिवाइस रूल 2017 इनमें चेंजेस किए गए, पहली चीज तो। दूसरा ये कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर में अब मेडिकल डिवाइसेस को प्रॉपर कंप्लीट रेगुलेशन अब किसका रहेगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का। तो ये प्रोविजन भी किया गया है कि मेडिकल डिवाइसेस को अब प्रॉपर रेगुलेशन किसके अंडर रखा जाएगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। और जहां तक है जितने भी मेडिकल डिवाइसेस इंडिया में चल रहे हैं उन सभी को अंडर रेगुलेशन ला दिया जाएगा अक्टूबर 2023 के आते आते। इसके अलावा अभी तक अगर हम देखें तो हमारे देश में मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर कितना खर्चा किया जाता है, तो पर कैपिटा कितना खर्चा है, ओनली $3, जबकि इंटरनेशनल एवरेज कितना है, $47। यूएसए में 415, जर्मनी में 313, कहाँ 3 और कहाँ 313। बहुत कम खर्चा किया जा रहा है हमारे यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस में। अब इनके ऊपर मेन फोकस है कि इसको राइज किया जाए। फिर इसके बाद में फोकस एरिया क्या रहेगा, टैक्स रिलीफ दी जाएगी,
सिंगल विंडो क्लियरेंस रहेगी, जिससे माथापच्ची ना हो कोई भी अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करना चाहे तो उसको। इसके अलावा आइडेंटिफाई करना क्रिटिकल सप्लायर्स, हाँ भाई मेन जो इनपुट रिक्वायरमेंट है वो इंडिया में सप्लाई हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा लोकल सोर्सिंग, इनपुट रिक्वायरमेंट हो वो यहाँ लोकली हो जाए पूरी। क्रॉस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, पता पड़े कि मेडिकल डिवाइस प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करना है तो वो प्रमोट करना, ठीक है। वेंडर्स के पूल क्रिएट करना कि हाँ जी एक साथ आकर के और सब लोग मिल, एक होता है ना कि जब फंडिंग की कमी आए और जब मार्केट में किसी को बेचने की बात आए तो उस टाइम पर कोई कमी ना रह जाए रिसोर्सेज की, वो फैसिलिटेट करना। इंडस्ट्री को इंटरनेशनल रेगुलेटरी एजेंसीज के साथ एंगेज करना, जिससे कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को हम अडॉप्ट करें, जिससे कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके हमारे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकें। मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके शेयर्स को इंक्रीज करना, और डेवलपमेंट का टारगेट है हमारा लगभग 50% का, कैसे भी करके हमें हमारी ज़रूरतों का 50% तक तो अचीव करना है ही। तो ड्राफ्ट पॉलिसी है, इसमें डेडिकेटेड फंड भी रखा जाएगा कि हाँ जी जो इंडस्ट्रियल प्लेयर्स हैं जो पैसा खर्च करने, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं पर महंगा पड़ने के चक्कर में वो लोग एनकरेज्ड फील नहीं करते हैं, तो इस केस में क्या है उन्होंने पैसा देना, मतलब सरकार जो है वो अपनी तरफ से सपोर्ट देगी कि आप रिसर्च करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से असिस्ट कर दी जाएगी। तो इसमें क्या होगा, बहुत बेनिफिट होगा। दूसरा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी कोलैबोरेशन में लाया जाएगा। इससे है कि एक तो एजुकेशन बढ़ेगी और दूसरी अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जब इंडस्ट्रीज को इंटीग्रेट कर देंगे उसका इसका बेनिफिट होगा कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, वो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो है वो इंडस्ट्री के साथ भी कोलैबोरेट करेगा और साथ में एक यूनिफॉर्म कोड फॉर मेडिकल डिवाइस मार्केटिंग प्रैक्टिस ये भी क्रिएट किया जाएगा। इससे क्या होगा कि मार्केट में अफोर्डेबल प्राइसेस पे अच्छी क्वालिटी के मेडिकल डिवाइसेस जो कि इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड होंगे वो अवेलेबल हो पाएंगे। तो ऐसे में 25 तारीख तक रिकमेंडेशन मांगी है, अगर कोई आप फीडबैक देना चाहो तो आपके ऊपर है। फिर देखो मेडिकल डिवाइस सेक्टर की अगर बात करें तो टारगेट तो ये है कि अगर टारगेट क्या मतलब अभी तक एस्टिमेट ये बताए जा रहे हैं कि 2047 आएगा ना तब तक हमारे देश में लगभग $25 बिलियन के मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनीज हो जाएंगी, ठीक है ना। और आप देख सकते हो ग्लोबल मार्केट में हमारा शेयर रहेगा 12% 2047 तक, ओके। और इसके आगे अगर हम देखें तो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है वो 100 से 300 बिलियन का हो जाएगा ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो। ये तो इंडिया का सिनेरियो होगा 25 बिलियन का, और 100 से 300 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें। इंटरनेशनली और देखा जाए ग्लोबली एक्सपेक्टेशन ये भी है कि 433, ये आप देख सकते हो डेटा, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है यहाँ पे देख सकते हो, यूएस 40%, यूरोप 25%, जापान 15%, चाइना जहाँ पर $96 बिलियन का लगभग है मेडिकल डिवाइसेस का जो पूरा मार्केट है वो, तो ऐसे में लगभग 20% तक ग्रो कर गया है। तो ऐसे में इंडिया को भी अपनी खुद की पॉसिबिलिटीज़ को यूज़ करना है। तो मेडिकल सेक्टर के हिसाब से ये डेटा काम का है, ये पॉलिसी बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, तो थोड़ा इसका ध्यान रखें। इसके आगे देखें, फिर एक ही आर्टिकल भी है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें बताया जा रहा है कि कोविड-19 के केसेस चाइना और हांगकांग में बढ़ रहे हैं, तो अभी तक बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। तो ये अपने आप में फिर से एक कंसर्न है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर इकोनॉमी पेज पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये कि अभी तक ब्रह्मपुत्रा रिवर पर सबसे लंबा शिप अगर कोई चला है तो ये है आपके सामने MV राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो आप ये देखोगे ना, इसका पूरा जो रूट रहा वो बहुत ही लंबा था। इससे संबंधित मैंने एक इमेज भी शेयर की है, और जो एक जो कहता है ना कि एक पॉइंट है वो भी वहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर टेलीग्राम अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो आपको सर्च करना है गार्गी क्लासेस UPSC, ठीक है। तो उसमें आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। सबसे पहले अभी लेटेस्ट जो वहाँ पे शेयर की हुई फाइल है वो यही है, और वो फाइल किससे संबंधित है और वो टॉपिक क्या है, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। इसमें क्या है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो वाटरवेज हैं, इनलैंड वाटरवेज का मतलब रिवर्स पे बने हुए जो वाटरवेज हैं उनके लिए एग्रीमेंट है, और इसके 4 पार्ट्स हैं अभी तक, ठीक है ना। 4 रूट्स फाइनलाइज हो चुके हैं, वो चारों के चारों मैंने शेयर कर दिए, आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। तो उन्हीं में से एक रूट है जिसमें आप देखोगे ये जो
MV राम प्रसाद बिस्मिल है वो इंडिया से शुरू हुआ, बांग्लादेश से होते हुए ब्रह्मपुत्रा से होता हुआ फिर बाद में गुवाहाटी तक गया है। तो ऐसे में ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कोऑपरेशन का जो पॉइंट है उसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। और ये कहाँ, पांडु पोर्ट गुवाहाटी तक गया है ये, ठीक है ना, ये वेसल ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। और इसमें जो स्ट्रेच जो यूज हुआ है वो कौन सा है, पूरा कोलकाता टू गुवाहाटी, मतलब कोलकाता से शुरू हुआ, बांग्लादेश में एंटर हुआ और फिर पहुंच गया गुवाहाटी। और बांग्लादेश में 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इस रूट पर, ठीक है, उनका नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, सिराजगंज और दाइकोवा स्ट्रेच, इसके थ्रू होते हुए गया है। अब देखो ये बड़ा वेसल था, बड़ा जहाज था, तो वहाँ पर ड्रेजिंग भी करनी पड़ी। ड्रेजिंग का मतलब होता है रिवर बॉटम को क्लीन करना, जिससे कि ये बड़े शिप्स अगर जाएं तो नीचे टच ना हो, है ना, कम से कम 2 या 3 मीटर की गहराई तो मिले, जिससे कि इजीली वो माल को ढो सके। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश दोनों के कोलैबोरेशन पे ये स्ट्रेच तैयार हुआ है, जिसमें 80-20 रेशियो, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खर्चा तो रहा है 80% और बांग्लादेश का रहा है 20%। इससे क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को एक कनेक्टिविटी मिल गई मेन लैंड इंडिया से इन वाटरवेज के थ्रू। इंडिया और बांग्लादेश के कॉपरेशन में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये अपने आप में ज़रूरी है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर वाटरवेज हैं, वैसे तो बहुत सारे हो चुके हैं, पर इनमें वाटरवे 1 की बात करें तो वो गंगा नदी पर है, ठीक है, तो इलाहाबाद टू हल्दिया, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाटरवे 2 जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, जो कि सदिया से दुबरी, ठीक है, तो उसके थ्रू यहाँ पर पूरा कम्युनिकेशन हुआ है। तो ये चीज़ें हम थोड़ा अब उस इमेज को डिस्कस करते हैं डिटेल में। ये यहाँ पर आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल है अपना गार्गी क्लासेस UPSC, ठीक है। तो इसमें ये देखो टॉपिक मैंने शेयर कर दिया है, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। तो बेसिकली ये क्या है, ये देखो एक प्रोटोकॉल का मतलब रूल रेगुलेशन बेसिस पे कुछ आप फ्रेमवर्क तैयार करो, राइट। तो इसमें क्या है, ट्रांजिट एंड ट्रेड, दैट मीन्स इजीली इंडिया के लोग आसानी से बांग्लादेश को क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट में पहुंच सके और हमारा माल भी उधर ले जाया जा सके। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन है। और इसके लिए अभी तक एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स की बात करें तो 4 प्रोटोकॉल बताए जा रहे हैं। पहला तो प्रोटोकॉल कौन सा है, कोलकाता पांडु कोलकाता। दूसरा है कोलकाता करीमगंज कोलकाता। तीसरा है राजशाही दुलियान राजशाही। और चौथा है पांडु करीमगंज पांडु, ठीक है। तो ऐसे में ये जो मैप है ये आप जरूर देखोगे, इसको अभी हम डिस्कस भी कर लेते हैं डिटेल में एक बार। सबसे पहले तो आप यहाँ पर नोटिस करो नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से लेकर के, और सागर का मतलब यहाँ पे हल्दिया के पास में ही एक आइलैंड है सागर, वहाँ तक है 1620 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है गंगा रिवर पे। दूसरी गंगा रिवर यहाँ से तो गंगा, और फरक्का के पास में फिर ये डिवाइड हो जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है हुगली रिवर, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेच हो गया गंगा हुगली रिवर। दूसरी तरफ नेशनल वाटरवे की अगर बात करें दूसरा, तो वो है दुबरी टू सदिया, ये है 2891 किलोमीटर, जो कि रिवर ब्रह्मपुत्रा पर है, ये हो गया स्ट्रेच। पर हमारा जो कंटेक्स्ट है दैट इज रिलेटेड टू प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल रूट 1 की बात करो तो यहां से आप देख सकते हो कोलकाता, और इस तरीके से ये स्ट्रेच ऊपर की तरफ जा रहा है और ये ब्रह्मपुत्रा तक जा रहा है। इसी तरीके से अगर प्रोटोकॉल 2 की बात करो तो इधर से ये चला जाता है इस तरफ। तो रिवर नेटवर्क की अगर बात करें तो यहाँ पर रिवर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ये तो देखो स्टेशन है इंपॉर्टेंट, बीच बीच के जो पोर्ट हैं वो आ गए, ठीक है। और इधर आप देख सकते हो इंडिया में कौन कौन से हैं, कोलकाता आ गया, हल्दिया आ गया, दुबरी, पांडु, सिलघाट और करीमगंज, ये तो इंडिया के हो गए। करीमगंज इधर असम में ही है। दूसरी तरफ अगर देखो तो उधर से देखो बांग्लादेश की तरफ से, तो ये रेड वाले जो पोर्ट्स हैं वो आ गए, जिसमें आप देख सकते हो मोंगला, खुलना, नारायणगंज हो गया, आशुगंज हो गया, इसी तरीके से सिराजगंज हो गया और पैनगांव हो गया, ठीक है। ये भी बीइंग इंक्लूडेड मतलब ऐड हो चुका है ये भी। तो अभी आप देखो कि यहाँ से कोलकाता से शुरू हुआ है और यूं जा करके, और ये पांडु पोर्ट है कहाँ पे, गुवाहाटी में, यहाँ तक ये वेसल गया है, ठीक है, MV रामप्रसाद बिस्मिल, ओके। तो ये अच्छे से देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर नेटवर्क की बात करें, गंगा इधर से आई, यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है, इधर तो हुगली आ गई और इधर बांग्लादेश में एंटर हो गई, जिसका नाम हो गया पद्मा। फिर बाद में ऊपर से ये ब्रह्मपुत्रा जो आ रही है, ये बांग्लादेश में एंटर होने के बाद में नाम बन जाता है इसका जमुना।
तो जमुना और पद्मा मिल जाती हैं और अल्टीमेटली बन गई यहाँ पे जमुना, और फिर ये इधर से आ रही है, उस रिवर का नाम है मेघना। पद्मा, जमुना, मेघना मिलकर के अल्टीमेटली मेघना नाम हो गया, और मेघना जाकर के गिरती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो इसी नेटवर्क पे ये पूरा इंडिया बांग्लादेश जो प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, वो बने हुए हैं, प्रोटोकॉल रूट है वो बने हुए हैं। ओके, आगे देखते हैं। और बाकी देखो, आज के पेपर में इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, मेन जो चीज़ें थी वो सारी हमने देख ली है। कुछ बचा हो तो आप एक बार नज़र डाल लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।